वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजिकल मेथड का ये पार्ट 2 है। इससे पहली वीडियो के अंदर हमने ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस के बारे में देखा था। अब हम एक्सपेरिमेंट थ्योरी और लॉ के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ अ टेस्टिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस, कि वो जो रिटन फॉर्म हमें ऑब्जर्वेशन की सूरत में मिली थी, अगर हम उसको टेस्ट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक जो स्टडीज़ होती हैं उनके अंदर एक्सपेरिमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट करते हैं, एक दफ़ा नहीं, बार बार। अब ये रिपीटेड एक्सपोजर जो होता है और उससे जो रिज़ल्ट आते हैं, अगर वो साइंसदान जो है, जो साइंटिस्ट है, उसकी उम्मीदों के मुताबिक हैं, उसकी रिज़ल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं, तो उसके साथ क्या होगा कि एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट होगा वो साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि जब एक साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहा होता है तो उसकी ये भी कोशिश होती है कि वो हर पहलू से उस ऑब्जर्वेशन को या उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करे, कहीं उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई जो कि बाद में जाके उसको नुकसान पहुंचा सके। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। हमने हाइपोथेसिस के अंदर एक एग्जांपल पढ़ी थी कि ऑल द बर्ड्स कैन फ्लाई बाय यूजिंग देयर विंग्स। अब हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो हम जितने भी बर्ड्स हैं अवेलेबल होंगे, उनके विंग्स को देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर क्या बर्ड्स की फ्लाइंग में सूटेबल है भी कि नहीं। हमने जो ऑब्जर्वेशन की थी, उससे जो हाइपोथेसिस बनाया था, उसके अकॉर्डिंगली क्या ऑल द बर्ड्स कैन फ्लाई बाय यूजिंग देयर विंग्स, इस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे और रिपीटेडली देखेंगे, एक दफ़ा में भी नहीं। इसलिए साइंटिस्ट जब एक काम करते हैं, यानी जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर वो डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना के उसके ऊपर रिजल्ट जो है उनको एनालाइज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हाइपोथेसिस को जब हम टेस्ट करते हैं अगेन एंड अगेन, और अगर वो फॉल्सिफाइड नहीं होता, वो गलत साबित नहीं होता, और जो हमारी हाइपोथेसिस थी कि ऑल द बर्ड्स कैन फ्लाई बाय यूजिंग देयर विंग्स, अगर ये साबित हो जाता है तो इसको हम सपोर्ट करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं थ्योरी के अंदर, और इसके डाटा को हम लिख के रख लेते हैं, और ये जो रिटन फॉर्म ऑफ डाटा आ जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज थ्योरी। और ये जो नया कंसेप्ट होगा, इसे और ज़्यादा हाइपोथेसिस भी ड्राइव किए जाएंगे। तो स्टूडेंट, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ थ्योरी का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा एक्सपेरिमेंट के बाद बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, वो होगा थ्योरी। थ्योरी क्या है कि जी हमने हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया बाय रिजल्ट्स। किसके रिजल्ट? एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स। नाउ इट इज़ कॉल्ड एज थ्योरी। जैसे कि हमें एक बहुत मशहूर थ्योरी का पता है बायोलॉजी के अंदर, सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी के बाद हमारे पास जो एक थ्योरी का नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा गुड थ्योरी। स्टूडेंट, गुड थ्योरी एक ऐसी थ्योरी को कहा जाता है जो प्रिडिक्टिव भी हो और जिसके पास एक्सप्लेनेटरी पावर भी हो, यानी एक ऐसी थ्योरी जो कि अदर डिफरेंट वेज या अदर डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दे, और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। यानी अगर हम किसी साइंसदान के अलावा किसी कॉमन लेमैन को वो बात बताएं तो उसको वो समझ आ जाए। जैसे हम बर्ड्स की ही एग्जांपल लेते हैं, तो हम किसी कॉमन लेमैन को अगर ये बताएं कि ऑल द बर्ड्स कैन फ्लाई बाय यूजिंग देयर विंग्स, तो वो उसको ये बात समझ आ जाएगी। ना कि हम उसको इतना कम्प्लेक्स रखें कि उसको समझ ही ना आ सके जी बर्ड्स विंग्स के साथ कैसे फ्लाई करते हैं। तो ऐसी थ्योरी जो प्रिडिक्टिव भी हो और एक्सप्लेनेटरी पावर भी रखती हो, दैट इज कॉल्ड एज गुड थ्योरी। अब गुड थ्योरी के अंदर ये है कि वो अदर हाइपोथेसिस को भी जनरेट करेगी। जैसे हमारे पास एक थ्योरी है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, ये डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसने अदर हाइपोथेसिस को भी ड्राइव किया। अब ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे ड्राइव्ड हुए या कैसे इवॉल्व हुए। तो उसमें वो कहता है कि जी ये प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बने, लेकिन प्रोकैरियोटिक भी ऐसा हुआ कि डिफरेंट प्रोकैरियोट्स आपस में एक दूसरे का साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना के रहना शुरू कर दिया उन्होंने, एंड देन दे मेक अ पार्ट ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट हैं, ये अलग अलग प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, और देन ये क्या हुआ
कि ये एक लिविंग सेल के अंदर आके रहना स्टार्ट किया उन्होंने, वो उनका इंसेस्टर था, वो होस्ट सेल था। देन दे मेक या दे कन्वर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जिन्होंने एक यूकैरियोटिक सेल को ड्राइव कर लिया। तो ये एक थ्योरी जो है ये गुड थ्योरी है, एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी ए का जो है वो एक गुड थ्योरी है, क्योंकि ये इसके पास ये प्रिडिक्टिव भी है, इसने अदर थ्योरीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी और इसके पास एक्सप्लेनेटरी पावर भी है। स्टूडेंट नेक्स्ट इसके बाद जो स्टेप आ जाता है वो लॉ आ जाता है। अब साइंटिस्ट की कोशिश थी कि जब उन्होंने थ्योरी को ड्राइव किया कि उसको हर तरीके से देख लिया कि कहीं वो गलत तो नहीं थी। अब वो कोशिश करते हैं कि कहीं पे अगर उसके अंदर कोई गलती है तो उसको निकाल दिया जाए, लेकिन विद मैनी ग्रेट एफर्ट्स अगर आप उसको डिसअप्रूव नहीं कर सके, एक थ्योरी को डिसअप्रूव नहीं कर सके, देन इट बिकम्स अ लॉ। तो लॉ जो है वो एक यूनिफॉर्म यूनिवर्सल फैक्ट होता है जो कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ प्रूव भी किया जाता है। तो इसलिए लॉ को जो है वो आमतौर पे हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि बताते हैं हमें कि जी हमारे पास जो जीन्स हैं ये हमें इनहेरिटेड है हमारे पेरेंट्स से, या हमारे जो ट्रेड्स हैं, ये जो करेक्टर्स हैं, दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स। स्टूडेंट बायोलॉजी में वैसे भी लॉज कम हैं, क्योंकि नेचर जो है उसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं, तो इस वजह से बायोलॉजी के अंदर लॉज की जो नंबर है वो कम है। जैसे इसमें सबसे मशहूर वैसे जो लॉ हैं वो मेंडल्स के ही हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, या इसके अलावा इनहेरिटेंस से रिलेटेड एक और लॉ है हार्डी वेनबर्ग लॉ। तो अब ये प्रिंसिपल जो हैं जितने भी हमने पढ़े, ये जितने भी स्टेप्स हमने पढ़े, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स हैं, और इसके के साथ हम जितनी भी अपनी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देखें, उससे आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।